आया था उसको किस तरह से हम अप्रोच करें। आपको अमूमन ये सिखाया जाएगा कि आप उसकी अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये आपको सिखाया जाता है कि आंसर लिखने के लिए आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, आप प्राइमरी रॉक के बारे में बताएंगे, प्राइमरी रॉक यानी कि इग्नियस रॉक, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो आपको रॉक मिलता है, इग्नियस रॉक, जो क्योंकि प्राइमरी रॉक कहते हैं मदर ऑफ ऑल रॉक, यहीं से सारे रॉक बनेंगे। रॉक साइकिल आप जब जैसे से हम पढ़ाएंगे आपको वॉल्केनो और रॉक, तो वहां पे आपको समझाएंगे कि रॉक साइकिल कैसे होता है। अभी हमारा मकसद है आपको यह समझाना कि आप सोच कैसे डेवलप करें, आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को किस तरह से आप ओपन करें 360 डिग्री की आप एक अपना यूनिक आंसर लिख पाए। इसका आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन क्या आपको उससे नंबर मिलेगा? आप समस्या यह है कि वो आंसर जो आप लिख रहे हैं, क्या वो आंसर उतना वैलिडेट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जैसे आपने लिख दिया कक्षा 10 के बच्चे के हिसाब से लिख दिया, आपने डेफिनेशन लिख दिया, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस मेन इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने इसके बारे में, फिर आपने बॉडी लिखा और कंक्लूजन लिखा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन उतना डायनामिक क्वेश्चन तो है नहीं, ये जो क्वेश्चन आया था इस बार मेंस में कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक, ये एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन है, बट इसमें आपकी सोच कैसे दिखेगी, आप कैसे कितना अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, ये निर्भर करता है। तो मैं अभी चूंकि हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, हम बेसिक बिल्ड करना स्टार्ट किए, आपकी न्यू जो है बनाना स्टार्ट किए, अभी तो हमारा शुरुआत हुआ यूनिवर्स, उसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम आपको रॉक और वगैरह जो पढ़ाएंगे, तो उसमें तो हम इसको पूरी व्याख्या करेंगे कैसे लिखना है। हमारा मकसद बस ये है, ये दिखाना है कि सवाल अगर इस तरह से मेंस में आया हुआ है तो आप सोचो क्या, आप कैसे लिखो, आपकी वर्ड लिमिट कैसे डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये हमने बस आपको बताया। इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा ग्रुप पे, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे इग्नियस रॉक को कि ये प्राइमरी रॉक बना, क्योंकि सबसे पहले यही रॉक बन रहा है। इसके आपने बताया कि इसके साइज लिखे, पार्टिकल्स लिखे, इसमें कोई फॉसिल्स पाया नहीं जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये सारी बातें आप लिखोगे। बेटर होगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप आंसर लिखे तो उसमें आप डायग्राम जरूर ऐड करें। ये कतई हम नहीं कह रहे कि डायग्राम आप बहुत सुंदर बनाए, बट अगर आप डायग्राम लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझ, एग्जामिनर को ये समझ आएगा कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रुचि है या आपको उसमें समझ है। आप डायग्राम बना के आप रफली बना सकते हैं, कैसे वॉल्केनो दिखा दीजिए, इरप्शन हो गया, कुछ चीज जो ऊपर जाएगी उसको कौन सा रॉक करेंगे, एक्सक्लूसिव रॉक बोलेंगे, जो अंदर पार्ट रह जाएगा उसको कौन सा रॉक बोलेंगे। कहने का मेरे सेंस है कि आप जितना ज्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने आंसर में, टीचर का जो जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसका केंद्र, उसका जो है आकर्षण होगा और वो आपको नंबर ज्यादा देने की कोशिश करेगा। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन, आपके जो विचार है आप उसमें प्रकट करिए। कहने का सेंस है आप आंसर यूनिक लिखें, ना कि कहीं से बोरो किया हुआ आंसर। अब वो तभी होगा जब आप सोचेंगे 360 डिग्री, होलिस्टिक व्यू आपका होगा, आपकी सोच होगी हर एंगल में, आप हर पॉसिबिलिटी को खंगाल सकते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिला, जैसे आगे क्वेश्चन आपको मिल गया, मैंने लिख दिया कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमरी रॉक, ये इस साल पूछा गया था मेंस में, आप इस पे जाइए, सोचिए, अध्ययन करिए, इसके आप बुलेट्स बनाइए और अपने नोट्स को एक जगह पे सहेजिए। चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हमने आपसे कहा कि हर क्लास में एक आंसर हम आपसे डिस्कस करेंगे, हर क्लास में आपसे एक आंसर जो है, एक क्वेश्चन जो है हम जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि ये आइडिया लग सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर हर क्लास में मैं एक आंसर भी आपको लिखवा रहा हूं, आपको टास्क दे रहा हूं और आप उसको लिख पाते हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग का लेवल सोचिए कहां पे पहुंचेगा। ओके, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक जो आपको बताया, अभी तक हमने एक जिस्ट सिलेबस शेयर किया, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस शुरू की, उसमें कांट हाइपोथेसिस, नेबुला हाइपोथेसिस आपको समझा दिए थे, और उसी के आगे क्रम में बढ़ते हुए हम धीरे धीरे बिग बैंग थ्योरी पे जाएंगे और फिर यूनिवर्स की कैसे संरचना हुई उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम यूनिवर्स में आएंगे तो यूनिवर्स में हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम की पूरी व्याख्या उसमें कैसे बना उसके बारे में विचार करेंगे, फिर धीरे करके हम अर्थ पे पहुंचेंगे। जब हम अर्थ पे पहुंचेंगे तो अर्थ के ऊपर भी थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हम बारे में बात करेंगे, ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे सिस्मिक वेव की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से तरीके थे जिससे हम ये जान सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का क्या है। चलिए शुरू करते हैं।
Okay, sorry, this is the only syllabus somewhere. Okay, so this is the PDF that we discussed earlier. जो अभी तक हमने यहाँ तक आपको कोशिश की थी समझाने की, दो थ्योरी हमने आपको समझा दिए थे। अब तक जो है दो हाइपोथेसिस समझा दिए थे। हाइपोथेसिस बहुत सारे हैं, थ्योरी बहुत सारे हैं, बहुत सारे थ्योरी दी गई, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, मेरिट भी हैं, और लेकिन हमें सभी नहीं पढ़ने हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से देखें तो हम केवल उतनी करेंगे। जो तीसरी थ्योरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कैमरलिन की थ्योरी, हाइपोथेसिस ऑफ कैमरलिन। तो कैमरलिन हाइपोथेसिस की बात करें तो ये अभी तक जो थ्योरी थी उसमें क्या थी, ये केवल एक प्रिमोडियल मैटर को लेकर हम बात कर रहे थे कि प्रिमोडियल मैटर मतलब ये सिंगुलर एक सिंगल पदार्थ या सिंगल मैटर के टूटने से जो है ब्रह्मांड का विकास हुआ, उसको हम बात कर रहे थे। मतलब अब जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब यहाँ के बाद से जो हाइपोथेसिस दी गई कैमरलिन द्वारा वो ड्यूलिस्टिक नेचर थी। ड्यूलिस्टिक नेचर का मतलब होता है अब यहाँ पे दो पदार्थ हमने माने, यानी दो सब्सटेंस मान रहे हैं, दो प्रिमोडियल मैटर्स हम ब्रह्मांड में मान रहे हैं। एक को कहा गया प्रोटोसन और एक को कहा गया कि जिससे कि जो है सारे प्लैनेट्स बने। तो प्रोटोसन और दूसरे को बोला गया कंपेनियन स्टार। बोला गया ये कंपेनियन स्टार जो है इसके मूवमेंट से कंपेनियन स्टार जो है प्रोटोसन के पास आने की वजह से इसके मूवमेंट से जो है कंपेनियन सेल से जो है हमारे ग्रहों का विकास हुआ। कंपेनियन सेल के सन के तरफ आने की वजह से उनके जो उसमें से जो है, इसको आपको समझाते हैं, देखिए। प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस propounded jointly by the कैमरलिन एंड द मोल्टन, दो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा जो है ये ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था। अब यहां देखेंगे ड्यूलिस्टिक थ्योरी की मतलब हम यहां पे दो प्रीमोडियल मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रोटोसन और दूसरा कंपेनियन स्टार। अब देखिए समय समय पे ये कहा गया कि कंपेनियन स्टार के प्रोटोसन के पास आने की वजह से प्रोटोसन टूटा। उस थ्योरी में कही गई कि प्रोटोसन से कुछ सब्सटेंस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें से निकल के जो है प्लैनेट्स बने। उस थ्योरी में आगे चल के ये कहा गया नहीं, कंपेनियन स्टार के ब्रेक होने की वजह से जो है प्लैनेट्स बने। समय फिर कहा गया कि नहीं, एक तीन ले लिया गया, एक और कंपेनियन स्टार ले लिया गया। तो अगर हम कैमरलिन की बात करें, कैमरलिन साहब ने क्या कहा, इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि व्हेन द इंट्रूडिंग स्टार कम वेरी क्लोज टू प्रोटोसन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल वेयर डिटैच फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ प्रोटोसन। समझिए, इन्होंने बोला कि जो कंपेनियन सेल था, आप समझने की कोशिश करिएगा, मान के चलिए ये हमारा प्रोटोसन है और इसके चारों तरफ जैसे कंपेनियन सेल करीब आया, कंपेनियन सेल के करीब आने की वजह से उसके गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए, या उन्होंने बोला टाइडल फोर्स कहा था, उसके आने की वजह से प्रोटोसन से जो है बहुत सारे सब्सटेंस यानी बहुत सारे जो है प्रीमोडियल सब्सटेंस बाहर आए। वो प्रीमोडियल सब्सटेंस ठंडे होकर धीरे धीरे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने कहा कि जब when the intruding star, आप पढ़ेंगे, when the intruding star come very close to protosun, infinite number of small particle were detached the outer surface of protosun। समझने की कोशिश करिएगा। The separated material slowly condense into planet as the passing star move away and the sun continue to spin। इन्होंने बोला कि जो प्रोटोसन है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा था। समझने की कोशिश करिएगा, जो प्रोटोसन है ये रहा प्रोटोसन, ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा था, रिवॉल्व नहीं कर रहा था, रोटेट ऑन ओन एक्सिस। और कंपेनियन स्टार जो है ये इसके करीब इस तरह से जब गया तो इसके जाने की वजह से इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर टूट के आए। और ये जो पार्टिकल्स बाहर आए ये समय के साथ कूल डाउन हुए और इस तरह से ऑर्बिट्स में डिवाइड हो गए, इस तरह से ऑर्बिट में डिवाइड हो गए। जब ये पार्टिकल्स इसमें कहा गया कि जो ऑर्बिट है उसमें जो सर्कुलर है वहां पे कंडेंस हुआ और धीरे धीरे वो कंडेंस होने के बाद जो है धीरे धीरे ये पार्टिकल्स कंडेंस होने के बाद इस एक जो है प्लेनेट को डेवलप किए और बाद में जो बीच में रह गया वो सन में डेवलप हो गया। ठीक है, अब कहने का सेंस है हम ज्योग्राफी में अब इस सब ये जो थ्योरी दी गई इसके लिए फिर तर्क रखे गए कि क्या ये इसके कोई ड्रॉबैक है, तो बहुत सारे ड्रॉबैक आएंगे समय के साथ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें थ्योरी पढ़नी होती है, हाइपोथेसिस जो है वो पढ़नी होती है समय के साथ।
समझने के लिए। अब समझिएगा, ऐसे एक ये टाइडल हाइपोथेसिस है, इसको कहते हैं कि सिगार शेप, क्योंकि इन्होंने ये दिया था कि जो हमारे प्लेनेट का साइज है जुपिटर बड़ा है, तो ये शेप जस्टिफाई उन्होंने किया। इसमें भी वही था, प्रीमोर्डियल प्रोटोस्टार और ये आपका क्या नाम है कंपेनियन सेल, सेम प्रोसेस। सर जेम्स जीन्स, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रपोज द टाइडल हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ इन द ईयर। तो ये थ्योरीज है, हमको सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, पर चूंकि आपको ये नोट्स आपको दे दिया जाएगा, बट आप बस समझने की कोशिश करिएगा। जो मेन थ्योरी है वो है आपका बिग बैंग थ्योरी, जो हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी है। जो हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी अभी सोलर सिस्टम में फिर से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए आपको बता देते हैं कि इन्होंने बोला कि सारा जो पूरा यूनिवर्स है वो एक सिंगुलरिटी, एक सिंगल सब्सटेंस, जो कि ऑलरेडी जो है ब्रह्मांड में पहले से प्रेजेंट था, और उसके एक्सप्लोजन से जो है लगभग 13 बिलियन ईयर एगो उसके एक्सप्लोजन से जो है इसका जो है पूरा ब्रह्मांड का विकास हुआ। तो कॉस्मोलॉजी में इसके बारे में बताएंगे कि पूरी दुनिया जो है सिंगुलरिटी से बनी थी। अगेन अब एनसीईआरटी का, कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, ये जो बच्चों के हमें सवाल थे कि सर एनसीईआरटी को कैसे रिलेट किया जाए। देखिए, तो मैंने सोचा था कि इसमें अटैच कर देता हूं एनसीईआरटी समझाने के लिए। ये देखिए क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जिसमें चैप्टर 2 फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपका स्टार्ट किया गया है यूनिवर्स के बारे में। किस तरह से एनसीईआरटी को यूपीएससी की तैयारी के लिए को रिलेट किया जाए, या कहा जाता है कि अपनी नींव को मजबूत करना, वो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझा पाऊं। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ें उसके लिए भी मैं पूरा आज सोच के आऊंगी आपको बताने के लिए। अब जैसे अगर आप बात करें कुछ चैप्टर्स में यहां पर रिलेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जहां में हाइपोथेसिस, यहां पे जो अर्ली थ्योरीज थी, मॉडर्न थ्योरी, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था। ये बिग बैंग थ्योरी की सिंगुलरिटी से किस तरह से ये समय के साथ एक्सपेंशन हुआ और गैलेक्सी या यूनिवर्स का भी जो है बना। कहने का मतलब मेरा ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है और उसकी जो आर्ट डेवलप करना है वो समझना। अब देखिए किस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे आप क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाएं, मैं पूरा आपको समझा रहा हूं, मेरे पास एनसीईआरटी है, हम आपको समझाते हैं कि क्लास 6 की आप एनसीईआरटी उठाएं, मेरे पास पूरी एनसीईआरटी, हम आपको समझाते हैं कि पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। कहा तो जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी यूपीएससी की तैयारी के लिए, लेकिन अमूमन यह देखा गया कि गलत तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। आप क्या करते हो, 6 की एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेते हो, फिर 7 पे जंप करते हो, फिर 8 की करते हो, जब आप 8 पे पहुंचते हो 6 भूल जाते हो। आपको एक कोरिलेशन डेवलप करना है। आप केवल अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए तो ये मेरा दावा है कि आपके तो प्रीलिम्स कैसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हो जाने हैं। 40% से 50% आप देखोगे कि आपका बेस अगर क्लियर है तो आप चीजों को अपने आप गेस कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब पूरी हिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी को, लेकिन समस्या ये कि पढ़ना, क्या आप 6th क्लास में हो या 8th क्लास में, उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको यूपीएससी माइंडसेट से पढ़ना है। तो जैसे अगर हम बात करें, देखिए क्लास 6 के अगर आप एनसीईआरटी उठाते हैं तो उसमें एक पहला चैप्टर है अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। अब यहां से आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सोलर सिस्टम के बारे में, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिए आप क्लास 6 से। अब इस चैप्टर का रिलेशन चेक, अगर आप 7th एनसीईआरटी क्या 7th में है तो आप देखोगे 7 में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा दिया है, ना कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में दिया है, इन्वायरमेंट, इनसाइड अवर अर्थ। तो आप सेकंड चैप्टर यहां से उठा सकते हैं क्लास 7 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिए। कहने का मेरा सेंस कैसे है, अब इसमें अगर आप यहां पे आपने पढ़ा कि हमारा अर्थ क्या है, आवर अर्थ, हमारा अर्थ क्या है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा इसके साथ इनसाइड द अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। और ये जब लिखा गया है एकदम बच्चों के लिए लिखा गया है, लेकिन आप समझेंगे इसकी महत्व, इनसाइड अवर अर्थ, इसका महत्व यूपीएससी में कितना है। जब आप पढ़ेंगे और सवाल देखेंगे, पीवाईबीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप समझेंगे कि कितना महत्व है, कैसे ये कोरिलेट हो रहा है। इसी तरह से आप 7th के बाद आप देखिए 8th का चैप्टर इंडेक्स आप ओपन कर लीजिए, सारे एनसीईआरटी आप देखिए। अगर आप 8th में जाएंगे तो इसमें मेनली आपको लैंड सॉइल, ये पहला चैप्टर रिसोर्स है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद 9th, अच्छा क्लास 9th और 11th को एक साथ पढ़िए, क्लास 9th प्लस क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी को आप एक रिलेट करके पढ़ सकते हैं। 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, उसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, और उसको आप 11th में इंडियन ज्योग्राफी से आप रिलेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 10th पे आइए, 10th का आप इंडेक्स चेक करिए। अब 10th के इंडेक्स में आपको इससे कोई नहीं मिला, तो आप कहने का मेरा मतलब है कि एक चैप्टर अवर अर्थ, यानी कि अपने अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में आप किस तरह से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, क्लास 7 एंड
क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। यानी ये 3 चैप्टर अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपका यूनिवर्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। धरती क्या है, धरती कैसे बनी, धरती इसका आपको ब्रीफ जिस्ट मिल जाएगा। जब आपकी नींव तैयार हो जाएगी उसके बाद आप मॉडर्न रेफरेंस बुक आपको जो समझ आए, या किसी आप इंस्टीट्यूट मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, या मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो सबसे बड़ी जो समाज में या जो ये स्टूडेंट फर्टिनिटी में है, एस्पिरेंट के साथ है, एनसीईआरटी को बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आता। ये टू बी फ्रैंक फॉर माय एक्सपीरियंस, और जो भी हमने ट्रेन किया है, जो बच्चों को हमने पढ़ाया है ऑफलाइन या ऑनलाइन में, हजारों बच्चों को मैंने ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने देखा एनसीईआरटी पढ़ने लोगों को नहीं आता। दे जस्ट रीड द एनसीईआरटी, अंडरलाइन, मार्क और फिर रख देते हैं। आपको ऐसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। इज द रॉन्ग वे टू रीड एनसीईआरटी। जस्ट आप 3-4 कलर का मार्कर खरीद कर लाएंगे, हरा पीला नीला, पूरी बुक आप रंग देंगे। दिस इज नॉट अ वे ऑफ टू रीडिंग द एनसीईआरटी। आप नोट्स तो बिल्कुल बनाना है, आपके नोट्स ही आपके हथियार हैं। यूपीएससी, अगर आप इसको माइंड बैटलफील्ड समझते हैं यूपीएससी को, देखिए मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, इतनी पतली पतली है, लेकिन आप समझेंगे इसकी महत्व तब जब आप इसको साइंटिफिक वे में पढ़ सकते हैं। और इसका नोट्स आप बनाएंगे अपने शब्दों में, बहुत जिस्ट, बहुत पॉइंटर। ऐसा नहीं कि अभी 400 पेज बन रही तो आपके भी नोट्स 400 पेज के बन गए, तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बहुत जिस्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स तो बनाना पड़ेगा। हाँ, जीसी लियोन भी एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए उसको। वो भी रेफरेंस बुक में नहीं आएगी, वो भी काइंड ऑफ एनसीईआरटी ही कह सकते हैं। रेफरेंस बुक में तो अब बहुत सारे राइटर्स हैं, हमारे माजिद हुसैन सर अब नहीं रहे, उनकी बहुत फेमस बुक है, आप उनको पढ़ सकते हैं, काफी डेप्थ में लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी बुक हैं, ये आपके ऊपर है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बाकी इतना कंटेंट खुद ही लिखाया जाता है मेरे द्वारा। मैं जो नोट्स लिखता हूं ऑलरेडी ग्रुप पे मैं सर्कुलर कर दूंगा, आप देख लेंगे, वो ऑलरेडी 6-7 बुक की कवरिंग है। जो मेरे नोट्स हैं वो ऑलरेडी 6 से 7 बुक्स के ऑलरेडी वो उसमें से कंटेंट फिल्टर है। बट यूपीएससी इतनी बड़ी जर्नी है, इतना बड़ा युद्ध है कि आप अगर एक अपना नोट्स बना लेते हैं तो वो आपकी पूरी तैयारी के लिए। मैं अभी बहुत फेमस सर है, उनका स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा था यूपीएससी की तैयारी को आप एक बार आप ढंग से तैयारी करिए, एक अटेम्प्ट, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। वो एक जो होगा, जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा, 12 महीना 18 महीना जो आप ले रहे हैं या 10 महीना ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, उसमें आपको क्या करना, क्या मेहनत करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। और हमारे द्वारा जो भी चीजें बताई जाएंगी, कैसे जो ट्रेन किया जाएगा कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, वो नोट्स आपका हथियार है। नोट्स तो आपको देखना पड़ेगा। नोट्स, अच्छा, नोट्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गलती करते बच्चे क्या है, आप 2 चीज अपने सामने रख लीजिए। ये तो मैं उन बच्चों को भी कहता हूं जो कक्षा 6 में है या 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, उनको भी ये कहा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। जब आप पूछे गए सवाल देख लेते हैं स्टैटिक पार्ट के लिए, तो आप जब उस चैप्टर को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंटीरियर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का आप प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। जब आप प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे उस किताब को, आपकी रेफरेंस बुक जिसको आप बना रहे हैं, चाहे वो शिवेंद्र सिंह, माजिद हुसैन, खुल्लर, XYZ, दुनिया भर की बहुत सारी किताबें हैं, तो आपको समझ आएगा वास्तविकता में से हमें, जैसे इसमें आप हाइपोथेसिस की बात करें, शिवेंद्र सिंह ने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी है, पूरी चैप्टर बनाया। तो आप जब पढ़ेंगे तो अच्छा ऐसे इतना सारा नहीं पढ़ना। हाँ, स्टार्टिंग के 2 बड़े फेमस हैं, लाप्लास बहुत जगह आया है सवाल, कई एग्जाम में पूछा है, कांत साहब को पूछा गया है, और बिग बैंग। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, दिए हुए 12 हाइपोथेसिस, उसमें क्या 12 पढ़ने नहीं, 3 पढ़ने हैं। अब बाकी के जिस्ट लीजिए हल्का हल्का। तो नोट्स तो देखिए आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका नोट्स आप ही का है। अगर मैं ज्योग्राफी से बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए तो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैप, ये सब तो करना पड़ेगा। नोट्स तो बनाइए। और कोई सवाल? ठीक है, तो हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ा है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एंड मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आर्ट मैं आपको डेवलप करा दूंगा। जैसे अभी बोला है, तो जिन बच्चे जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन, वो अभी जो यूनिवर्स पढ़ाया उसके लिए आप क्लास 6 का जो चैप्टर मैंने बोला है, 7 का जो चैप्टर बोला है और 11 का जो चैप्टर बोला, 3 चैप्टर तो आप पढ़े और उस 3 चैप्टर का एक नोट्स बनाए। और 6 का जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहली बार समझ आएगा, अच्छा ऐसा पृथ्वी ऐसी है, संरचना ऐसे डेवलप हुई। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर अभी हम आप ब्रेक लेके कर रहे हैं, आपको समझाते हैं कॉस्मोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि यूनिवर्स ब्रह्मांड का कैसे ब्रह्मांड की संरचना हुई, उसमें प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छा नोट्स मेरे पास है, मैंने बनाया है, आपको उसके बाद किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच लिसनिंग अस।